केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की व्यवस्था का आधार क्या है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है आवर्त सारणी का सिग्निफिकेंस। तो आवर्त सारणी की व्यवस्था का भौतिक आधार तत्वों तथा उनके यौगिकों का सरलतम और सुव्यवस्थित अध्ययन करना है। रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर विभिन्न तत्वों को वर्गों में विभाजित किया गया है, जिससे प्रत्येक तत्व का अलग अलग से अध्ययन करने के स्थान पर वर्ग का अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन को सरल बना देता है, यानी कि हम एक जैसे गुणों वाले तत्वों को हम एक वर्ग में रखते हैं, तो हम सबसे टॉप में जो तत्व होता है उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, और जो नीचे स्थित तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के गुणधर्म पहले तत्व के समान ही होते हैं। ऐसा करने से हमें अध्ययन में सरलता होती है, हमें प्रत्येक तत्व का अलग अलग अध्ययन नहीं करना पड़ता है। यही आवर्त सारणी के व्यवस्था का आधार है। दूसरा क्वेश्चन है, मेंडलीव ने किस महत्वपूर्ण गुण को अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बनाया। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार को आधार बनाया था। अर्थात मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ये आवर्त फलन होते हैं का अर्थ है, अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखें तो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो मेंडलीव के समय में हमें परमाणु क्रमांक का ज्ञान नहीं था, तो परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का आधार उसके परमाणु क्रमांक को मानता है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये अंतर है मेंडलीव के आवर्त नियम में और आधुनिक आवर्त नियम में। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याओं के आधार पर सिद्ध कीजिए कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व होने चाहिए। तो देखिए, छठे आवर्त का अर्थ है हमारे पास n की वैल्यू 6 है। तो अगर n की वैल्यू 6 है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3। L की वैल्यू 3 से ऊपर होती नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल 4 ही वैल्यू लिखी हैं। अब ये L की वैल्यू 0 हमें बताती है S, 1 हमें बताती है P, 2 हमें बताती है D और 3 हमें बताती है F उपकक्षा के बारे में। तो छठे आवर्त में हमारे पास हो जाएंगे 6S। 6S क्यों, n = 6 है और L = 0 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6S। आगे होगा 6P और 5D, क्योंकि D की जो वैल्यू होती है वो N की वैल्यू से एक कम होती है, इसलिए ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5D। और 3 के लिए हो जाएगा 4F। F की वैल्यू जो होती है वो S की वैल्यू से 2 कम, यानी कि 6 है तो 2 माइनस यानी कि 4 हो जाएगी, इसलिए 4F आया। अब इस आधार पर हमारे पास S उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2, P उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6, D उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और F उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी 32। क्योंकि किसी आवर्त में तत्वों की अधिकतम संख्या कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए छठे आवर्त में अधिकतम 32 तत्व ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। तो छठे आवर्त में अधिकतम 32 तत्व भरने का ये रीजन है। क्वेश्चन नंबर 6, उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित है। तो
यहाँ पर हमें किसी तत्व के परमाणु क्रमांकों को ज्ञात करना है तो उसके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमें उस तत्व के परमाणु क्रमांक का ज्ञान हो जाए। तो हमसे बोला गया है तीसरे आवर्त में है, यानी कि n की वैल्यू हो गई 3। तत्व 17वें वर्ग में स्थित है, अर्थात ये एक p ब्लॉक का तत्व होगा, क्योंकि हमें पता है वर्ग संख्या 13 से लेके वर्ग संख्या 18 तक p ब्लॉक में स्थित होते हैं। अगर तत्व p ब्लॉक में स्थित है तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो ns2np126 होता है, यानी कि इसके संयोजी कोष में s और p उपकक्षाएं होंगी। s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p उपकक्षा में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक कुछ भी हो सकते हैं। अब हमें यही इलेक्ट्रॉन पता करने हैं कि p उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 17वें वर्ग में स्थित है तो 7। अगर 13वें वर्ग में अगर स्थित होता तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। 14th वर्ग में अगर तत्व स्थित होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। 15th में 5, 16th में 6, 17th में 7 और 18th वर्ग में 8। तो यहाँ पर 17वें वर्ग में है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। अब तत्व के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारे पास 3s2 3p5। 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन s उपकक्षा में होंगे और बाकी बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन p उपकक्षा में होंगे। और ये जो 3 लिखा हुआ है ये हमें पहले ही क्वेश्चन में बताया था, आवर्त 3 है। अब हमें संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल चुका है 3s2 3p5। तो आप इससे आगे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हम लिख सकते हैं। इससे आगे की उपकक्षाएं 1s 2s और 2p होंगी। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो ये आते हैं 17। तो हमें पता चल चुका है इसका परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 17 और इस तत्व का नाम होगा क्लोरीन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। कौन से तत्व का नाम निम्नलिखित के द्वारा दिया गया? लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला, सीबोर्ग समूह द्वारा। आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के नाम लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला द्वारा और सीबोर्ग समूह द्वारा दिए गए हैं। हमें पता करना है कौन से हैं। तो लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला द्वारा 2 तत्वों के नाम दिए गए थे। एक तत्व है लॉरेंसियम, जिसका संकेत होता है Lr और इसका परमाणु क्रमांक होता है 103। और दूसरा तत्व है बर्केलियम, जिसका संकेत होता है Bk और इसका परमाणु क्रमांक होता है 97। सीबोर्ग समूह द्वारा जो तत्व दिया गया था वो है सीबोर्गियम Hg, इसका परमाणु क्रमांक होता है 106। अगर हम इनको आवर्त सारणी में देखें कहाँ पर हैं, तो ये देखिए लॉरेंसियम हमको यहाँ पर F ब्लॉक में सबसे नीचे सबसे साइड में यहाँ पर मिलता है लॉरेंसियम। और इससे थोड़ा सा अगर हम पहले आ जाएं तो हमें यहाँ पर 97, ये परमाणु क्रमांक 97 पर बर्केलियम मिलता है। तो ये बर्केलियम और लॉरेंसियम ये दोनों ही तत्व एक्टिनाइट सीरीज के F ब्लॉक में एक्टिनाइट सीरीज के तत्व हैं। और जो सीबोर्गियम तत्व है ये D ब्लॉक का तत्व है। ये हमारा क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन के बाद यहाँ पर ये 7वें आवर्त में Hga, इसका परमाणु क्रमांक 106 है, यहाँ पर स्थित होता है। तो ये 2 तत्व थे जो हमें सीबोर्ग प्रयोगशाला द्वारा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8। एक ही समूह में स्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? एक वर्ग में स्थित तत्वों के वाहितम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, अर्थात इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसी कारण इनके गुण भी समान होते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम वर्ग संख्या 70 के कुछ तत्वों को लेते हैं। पहला तत्व है फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s7 और उपकक्षा के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p5। तो इसके आउटर मोस्ट में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसके नीचे चलते हैं और क्लोरीन जो ठीक इसके नीचे रखा गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। तो देखिए इसके आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है।
और अगर हम इसका उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखें तो वो कुछ इस तरह से आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो यहाँ पर भी देखिए F में भी S2p5 और क्लोरीन में भी S2p5, सेम सा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है आउटर मोस्ट में। इसके नीचे अगर हम चलते हैं तो ब्रोमीन आया, ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 18, 7। इसके आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसकी उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है इसके आउटर मोस्ट में आता है 4s2, 4p5। यहाँ पर भी सिमिलर सा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी तरह से अगर हम सबसे नीचे तत्व आयोडीन की ओर चलें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 18, 7 होता है। तो आप देखेंगे इसकी उपकक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अन्य तत्वों के समान ही S2p5 आता है। तो इन सभी तत्वों के संयोजी कोष का अर्थ होता है अंतिम कक्षा। इस अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिमिलर है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी सेम होते हैं। यही रीजन होता है कि इनको एक ही वर्ग में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु त्रिज्या से आप क्या समझते हो? किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है? इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? तो परमाणु त्रिज्या क्या है? परमाणु के नाभिक से अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये हमारे पास एक परमाणु का मॉडल है, यहाँ पर ये इसका नाभिक है और यहाँ पर इसकी 3 कक्षाएं हैं। ये जो अंतिम कक्षा है, इस नाभिक से लेके इस अंतिम कक्षा तक की जो दूरी है, इसे ही को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब अगर किसी तत्व की परमाणु संयोजी कोष में केवल 2 ही कक्षाएं हैं तो ये जो परमाणु त्रिज्या होगी ये नाभिक से लेके केवल दूसरी कक्षा तक ही मानी जाएगी। अगर किसी परमाणु में 4 कक्षाएं हैं तो उसमें ये परमाणु त्रिज्या जो है नाभिक से लेकर के चौथी कक्षा तक मानी जाती है, यानी कि परमाणु त्रिज्या नाभिक से अंतिम कक्षा तक की दूरी है। अब इसका परिवर्तन किस प्रकार होता है? वर्ग में हम ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हम लेते हैं वर्ग संख्या 17 को। क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 7, यानी कि इसमें 2 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो इस नाभिक से लेके दूसरी कक्षा तक होगी, यहाँ तक। इसके नीचे आता है क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7, यानी कि इसमें 3 कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर एक कक्षा और बढ़ने से देखिए अब नाभिक से लेके संयोजी कोष की दूरी बढ़ गई है। अब इसी तरह से ब्रोमीन में देखेंगे तो हम 2, 8, 18, 7, यानी कि यहाँ पर एक कक्षा और बढ़ चुकी है। यहाँ पर कक्षाओं की संख्या हो गई है 4, तो एक कक्षा और बढ़ गई तो अब नाभिक से लेके लास्ट तक की जो कक्षा है यहाँ तक की दूरी बढ़ चुकी है। इसी प्रकार आयोडीन में हमारे पास 5 कक्षाएं हैं, 2, 8, 18, 18, 7। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम एक वर्ग में नीचे की ओर आते हैं, हर एक तत्व में आने पर हमें एक कक्षा और बढ़ती हुई दिख रही है। तो इन कक्षाओं के बढ़ने के कारण ही हमारी परमाणु की त्रिज्या बढ़ जाती है। अब आवर्त में समझते हैं क्यों बढ़ी। हम इसके लिए दूसरे आवर्त को ले लेते हैं जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये तत्व स्थित है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखें तो लिथियम का होता है 2, 1, बेरिलियम का है 2, 2, बोरॉन का है 2, 3, कार्बन का है 2, 4, नाइट्रोजन का है 2, 5, ऑक्सीजन का 2, 6 और फ्लोरीन का 2, 7। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से पता चलता है कि इन सभी में 2 ही कक्षाएं हैं। तो इस आधार पर इन सभी की जो परमाणु त्रिज्या है वो समान होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जैसे हम लिथियम से बेरिलियम की ओर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या घटते जाती है। परमाणु त्रिज्या कोषों की संख्या के अलावा ये जो नाभिक है, इस नाभिक में उपस्थित
आवेश यानी कि प्रोटॉनों की संख्या पर भी निर्भर करती है। इस नाभिक में जितना अधिक आवेश होगा, यह नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को जो इस कक्षा में घूम रहे हैं इन्हें उतनी प्रबलतापूर्वक अपनी ओर आकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की ओर खिंचते हुए आएंगे अंदर की ओर, जिस कारण से इसकी जो त्रिज्या होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। तो अगर हम लिथियम में देखें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, अर्थात इसके नाभिक में 3 प्रोटॉन हैं। इसमें नाभिक में 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। और यहाँ फ्लोरीन में अगर हम देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 9 है, यानी कि 9 प्रोटॉन जो नाभिक में स्थित हैं वो इस उपकक्षा के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। तो 9 प्रोटॉन अधिक प्रबलता से खींचेंगे इन 3 प्रोटॉनों की तुलना में। इस कारण से फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक नहीं सही थोड़ा सा अंदर की ओर आ जाएंगे, जिस कारण से इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। है क्वेश्चन नंबर 11। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से आप क्या समझते हो? एक ऐसी स्पीसीज का नाम लिखिए जो निम्नलिखित परमाणु या आयनों के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक हो। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऐसे तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे फ्लोरीन है, यहाँ पर इस फ्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। ये 10 कैसे हैं? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो इसमें 9 इसकी मूल अवस्था में इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें एक माइनस चार्ज भी है, इसमें ऋणावेश आया है। तो ऋणावेश तब आता है जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है, इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होगा। अब जो भी तत्व या आयन जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। तो हमारे पास नियॉन होता है जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, यानी कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नियॉन F- का सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसी तरह से O-2 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं, इसलिए इसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। तो ये भी जो है फ्लोरीन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। नाइट्रोजन -3, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, यानी कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और -3 यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम +2 में देखें, धनावेशित स्पीसीज में जो +2 है इसका रीजन होता है इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। मैग्नीशियम के ऊपर जो +2 चार्ज है ये हमें बताता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, इसका परमाणु क्रमांक है 12, तो 12 - 2 = 10। तो ये भी जो है फ्लोरीन माइनस के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसी तरह से सोडियम +1, 11 इसके परमाणु क्रमांक है, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 11 होगी। एक जो इसमें प्लस चार्ज है ये बताता है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। इसी तरह से एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रह गए 10। तो ये सारे जो आयन हैं हमारे, ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसमें आर्गन का सम इलेक्ट्रॉनिक भी पूछा है, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, यानी कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आप जिसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसका सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला होता है Cl-, Cl का परमाणु क्रमांक 17 है, एक माइनस चार्ज इसमें आ गया है, तो ये हमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें भी। इसी तरह से पोटेशियम प्लस, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, एक धनावेश यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 18। इसी तरह से कैल्शियम +2, 20 - 2 18। तो ये आर्गन के सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित स्पीसीज पर विचार कीजिए। N-3 O2- F- Na+, Mg+2 Al+3। इनमें क्या समानता है? इन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें क्या समानता है? ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। देखिए हम इनमें सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैलकुलेट करते हैं। N-3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10,
7 परमाणु क्रमांक है, 3 नेगेटिव चार्ज है तो 10। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10, फ्लोरीन में भी 10 आ रही है। इसी तरह से धनायन स्पीसीज Na+ में 11 - 1 10, Mg+2 में 10 और एल्यूमिनियम में भी 10। तो इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिमिलर है, तो इसलिए हम इन सबको बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसके जो दूसरा पार्ट है इसमें वह है इन्हें आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसको हम आगे देखते हैं। जो परमाणु की त्रिज्या होती है, जैसे हम आगे भी पढ़ चुके हैं, वो 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला है कोषों की संख्या और दूसरा है परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है नाभिकीय आवेश के। अर्थात नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि कोषों की संख्या अगर बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। तो अगर हम इन सभी स्पीसीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखें, सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सिमिलर सा है 2 8। यानी कि इन सभी में कक्षकों की संख्या भी समान है, सब में 2-2 कक्षक है। तो यानी कि हम यहाँ पर कोषों की संख्या के आधार पर इनकी त्रिज्या को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम दूसरे कारक में आ जाते हैं, जो है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जो होती है उसके परमाणु क्रमांक के बराबर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का नाभिकीय आवेश है 7, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 7 है। यानी कि यहाँ पर 7 प्रोटॉन हैं जो इन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, यानी कि इसका नाभिकीय आवेश है 8। जो 8 प्रोटॉन हैं ये 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरह से फ्लोरीन में 9, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12 और एल्यूमिनियम में 13 है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, अर्थात इसका नाभिकीय आवेश 13 है, यानी कि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 13 है। यहाँ पर 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देख के साफ साफ पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम का नाभिकीय आवेश इन सब में सबसे अधिक है। तो इसलिए एल्यूमिनियम की जो परमाणु त्रिज्या है वो इस सब में सबसे कम होगी, क्योंकि इसका नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर प्रबलतापूर्वक आकर्षित करेगा। और नाइट्रोजन का जो नाभिकीय आवेश है वो सबसे कम है 7। तो परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन की सबसे अधिक होगी। तो परमाणु त्रिज्या का क्रम कुछ इस तरह से होगा N3-, O2-, F-, फिर इसके बाद धनायन का नंबर आएगा Na+, Mg+2, Al+3। तो ये है हमारा आयनिक त्रिज्या का क्रम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। धनायन अपने जनक परमाणु से छोटे होते हैं और ऋणायन की त्रिज्या इनके जनक परमाणु की त्रिज्या से अधिक क्यों होती है? व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो धनायन होता है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, यानी कि इसमें 3 कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में 8 हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये सोडियम धनायन में परिवर्तित होता है, यानी कि जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये बन जाता है Na+। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2-8, यानी कि इसका जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन था ये निकल जाने के बाद इसमें कोषों की संख्या घट के 2 हो जाती है और ये कुछ इस तरह से 2 कक्षाओं वाला बन जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही तत्व धनायन बनता है वहाँ पर कोषों की संख्या घट जाती है, जिस कारण से उसकी त्रिज्या कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं धनायन में इलेक्ट्रॉन निकलने पर आयन में कोषों की संख्या घट जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर सोडियम में देख सकते हैं। तो यही कारण होता है कि जो जनक परमाणु है उससे छोटा होता है उसका धनायन। इसका एक और रीजन होता है इसकी जो त्रिज्या है इसका कम होने का। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, तो धनायन में इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण भी कम हो जाता है। तो ये दोनों कारणों से कोषों की संख्या घटने से और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण कम हो जाने से नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिस कारण से परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है। अब ऋणायन में देखते हैं। क्लोरीन है ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287, इसमें 3 कक्षाएं हैं। अब जब ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ऋणायन में बदल जाएगा Cl-, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 288। आप देख सकते हैं दोनों क्लोरीन में और क्लोरीन आयन में दोनों में 3 कक्षाएं हैं। यहाँ पर कक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु क्लोरीन माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है।
तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण है ये बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बनने से इसकी परमाणु त्रिज्या थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो ये रीजन है ऋणायन की त्रिज्या बढ़ने का। यहाँ पर धनायन की तरह कोश में कोई चेंज नहीं आता, केवल प्रतिकर्षण बढ़ता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, जिस कारण से परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, आयनन एंथैल्पी से आप क्या समझते हैं? इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन हैं? तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है? किसी गैसीय विलगित परमाणु की आद्य अवस्था में संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे ये हमारा परमाणु है, इसमें 3 कोश हैं, तो इसका अंतिम कोश है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है बाहर तो हमें इसके लिए कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो नाभिक है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से नहीं निकलते हैं। इन्हें निकालने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो अतिरिक्त ऊर्जा हम देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी ऊर्जा का नाम है आयनन एंथैल्पी। इस आयनन एंथैल्पी की परिभाषा में यहाँ पर कुछ शब्द हैं। गैसीय विलगित परमाणु की आद्य अवस्था। ये गैसीय विलगित परमाणु का तात्पर्य है जिस परमाणु से हम ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। हम किसी परमाणु की ठोस या द्रव अवस्था में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नहीं निकालेंगे। इस तत्व को गैसीय अवस्था में होना चाहिए। दूसरा है विलगित परमाणु। विलगित परमाणु का मतलब है कि ये परमाणु संयुक्त अवस्था में नहीं होना चाहिए, अर्थात इसने किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये परमाणु अकेला होना चाहिए, अणु के रूप में नहीं होना चाहिए, परमाणुविक रूप में होना चाहिए। और तीसरा है आद्य अवस्था। आद्य अवस्था मतलब इसकी मूल अवस्था में होना चाहिए। जैसे कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, कोयला, ग्रेफाइट और हीरा, तीनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। तो इसमें जो आद्य अवस्था होती है, इसकी मूल अवस्था जो होती है वो ग्रेफाइट माना गया है। तो इस आद्य अवस्था का मतलब है मूल अवस्था में होना चाहिए। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा हम खर्च करेंगे उसी का नाम है आयनन एंथैल्पी। अब इसे प्रभावित करने वाले कारक, पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? ये जो नाभिक है, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ये जो नाभिक की आवेश जितना अधिक होगा, ये इलेक्ट्रॉन उतनी प्रबलता से इस नाभिक से जुड़ा होगा और इसे बाहर निकालने के लिए हमें उतनी ही अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी। तो आयनन एंथैल्पी निर्भर करती है इस नाभिकीय आवेश पर, पहला कारक। दूसरा है परमाणु का साइज। देखिए यहाँ पर एक 2 परमाणु हैं, एक में 2 कक्षाएं हैं, एक में 3 कक्षाएं हैं। तो ये जो तीसरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है, इसे निकालना आसान है इस दूसरी कक्षा की तुलना में, क्योंकि दूसरी कक्षा नाभिक से अधिक समीप है। तो यहाँ पर जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लग रहा है वो अधिक होगा। तीसरी कक्षा दूर होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है। तो यहाँ पर दूर इलेक्ट्रॉन जो स्थित है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल इस दूसरी वाली कक्षा की तुलना में कम होगा। इस कारण से तीसरी वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इस दूसरी वाली कक्षा की तुलना में। इससे परमाणु का साइज जो है ये भी आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करता है। तीसरा है उपकोश में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, अर्थात हम जिस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वो किस उपकोश में है, SPDF। S इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अधिक समीप होते हैं। तो यहाँ से S में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि जो F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, F उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं। तो F उपकक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, यानी कि F उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन की आयनन एंथैल्पी कम होती है S की तुलना। और चौथा और अंतिम कारक है इसका तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये एक बहुत बड़ा कारक है आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरह के होते हैं, एक सममित और एक असममित। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये सममित है, क्योंकि यहाँ पर 3 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बटे हुए हैं, तीनों में 1-1 है या तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है।
तो जब समान रूप से इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं तो इसे सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात इस तरह के संयोजी कोष वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उच्च आयनन एंथैल्पी की आवश्यकता होती है। और जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं इन्हें असममित कहा जाता है। यहाँ पर 3 कक्षाएं हैं, 2 कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन है और अंतिम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह के जो संयोजी कोष होते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कक्षाओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 एक न्यूमेरिकल है। हाइड्रोजन परमाणु में आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है। परमाणुक हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी जूल मोल इनवर्स के पदों में परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन परमाणु की आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी हुई है और हमसे पूछा गया है हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है E∞ - E1। E∞ मतलब अनंत कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनन एंथैल्पी। E∞ का अर्थ है अनंत कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, जो कि 0 होती है। E∞ की वैल्यू 0 होती है। और E1 क्या है? जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में केवल एक ही कक्षा होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो पहली कक्षा में स्थित होता है। तो ये जो E1 है ये पहली कक्षा यानी कि आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बताता है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, E∞ की वैल्यू 0 होती है। किसी भी तत्व के E∞ की वैल्यू हमेशा 0 होगी। माइनस ये इसकी जो एनर्जी है वो भी माइनस में है, इसलिए हम यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। -2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयनन एंथैल्पी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी ये है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब हमसे पूछा गया है आयनन एंथैल्पी जूल मोल इनवर्स में बताओ। ये जो हमने निकाली है आयनन एंथैल्पी, ये एक परमाणु की आयनन एंथैल्पी है। एक मोल के लिए क्या करेंगे, हम इस एक एटम की आयनन एंथैल्पी को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल का अर्थ है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1.313 इंटू 10⁻6 जूल मोल इनवर्स। तो ये है हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी जूल मोल इनवर्स में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द्वितीय आवर्त के तत्वों में वास्तविक आयनन एंथैल्पी का क्रम इस प्रकार है: लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। आप यहाँ पर देखेंगे लिथियम के बाद बेरिलियम ना आके बोरॉन आया है और यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद चला गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी बोरॉन से अधिक क्यों है, जबकि बोरॉन का नाभिकीय आवेश बेरिलियम से अधिक है। तो पहले इस पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2। और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। तो आप देखेंगे बेरिलियम में भी कोषों की संख्या 2 है और बोरॉन में भी कोषों की संख्या 2 है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है। यानी कि बोरॉन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बेरिलियम से अधिक है। तो बोरॉन की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से अधिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बेरिलियम की अधिक है बोरॉन से। तो इसका रीजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सममित होता है, जबकि बोरॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है। इसकी P में 3 उपकक्षाएँ हैं। इन 3 कक्षकों में केवल एक में इलेक्ट्रॉन है और 2 खाली हैं। तो ये असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके थे कि सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
वाले जो तत्व होते हैं उनकी आयनन एंथैल्पी जो असममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व होते हैं उनसे अधिक होती है। तो बेरिलियम और बोरोन के केस में भी यही है कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सममित होने के कारण बोरोन से इसकी आयनन एंथैल्पी अधिक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन या क्लोरीन से कम क्यों है। तो पहले हम देखते हैं इसकी नाइट्रोजन से कम क्यों है। देखो, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होता है और ऑक्सीजन का 8। दोनों में कोसों की संख्या 2-2 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका अधिक होना चाहिए क्योंकि इसका नाभिकीय आवेश अधिक है। लेकिन नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें 3 कक्षक हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जबकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें आप देखिए जो अंतिम कक्षा है, इसमें कक्षक है, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है और पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये असममित है। क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सममित है तो इस कारण से इसकी जो आयनन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से अधिक होती है। अब हमसे पूछा गया ऑक्सीजन की फ्लोरीन से कम क्यों है। तो ऑक्सीजन की फ्लोरीन से कम इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 9 होगा और ऑक्सीजन का 8 है। तो सीधी सी बात है कि जो 9 है यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक अधिक है, जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अधिक है, उसकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, व्याख्या कीजिए कि सोडियम Na की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है किंतु इसकी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीयक एंथैल्पी से अधिक है। तो पहले इस क्वेश्चन के पहले भाग में देखते हैं कि प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम क्यों है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 और मैग्नीशियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। दोनों में 3-3 कक्षक हैं, यानी कि कक्षकों की संख्या समान है। जब कक्षकों की संख्या समान हो जाती है तो हम दूसरी चीज़ देखते हैं नाभिकीय आवेश। सोडियम का नाभिकीय आवेश 11 और मैग्नीशियम का 12, यानी कि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और मैग्नीशियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन है। तो मैग्नीशियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या सोडियम से अधिक है, अर्थात मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी सोडियम से अधिक होगी। तो पहले पार्ट का आंसर तो सीधा सा है कि सोडियम से अधिक मैग्नीशियम का इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम का नाभिकीय आवेश सोडियम से अधिक है। अब आते हैं इसके दूसरे भाग में जिसमें कहा गया है कि द्वितीयक आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी से अधिक है। अब सोडियम की द्वितीयक यानी कि सोडियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैग्नीशियम की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। तो इसका रीजन क्या है, जब सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह का बनेगा 1s2 2s2 2p6 और मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। पहले मैग्नीशियम में 3s2 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब ये हो जाएगा 3s1। अब सोडियम में 3s1 था तो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 2p6। तो अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहली चीज़, इसमें अब कोषों की संख्या केवल 2 रह गई है, जबकि मैग्नीशियम में अभी भी 3 कोष हैं। तो सोडियम में दूसरे कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप मैग्नीशियम में तीसरे से निकालना है। तो सीधी सी बात है, तीसरे कोष से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है दूसरे की तुलना में। दूसरा रीजन है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सममित हो चुका है। आप इसके लास्ट में 2p6 है, यानी कि p की हर कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। जबकि मैग्नीशियम का जो है 3s1, यानी कि इसमें s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और यहाँ पर जो सोडियम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो स्थायी हो चुका है, तत्व का अष्टक पूरा हो चुका है यहाँ पर सोडियम का। जबकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन त्यागने पर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है, इसी कारण सोडियम की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 18, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान कम होने का क्या कारण है। तो समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जैसा हम आगे भी देख चुके हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है
अब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है और परमाणु के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात आयनिक एंथैल्पी घट जाती है। इसे फिर समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर कोषों की संख्या बढ़ेगी। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से निकालना है, लिथियम में दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना है, सोडियम में तीसरे से और पोटेशियम में चौथे से। तो चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली ईजी है पहली और दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने की तुलना में। तो इसलिए जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, कोष बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना भी हमारे लिए उतना ही ईजी होता जाएगा, यानी कि आयनिक एंथैल्पी घट जाएगी। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम अगले भाग में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।